होंगे उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, हाल ही में देश की राष्ट्रपति महोदया ने भारत के संविधान को एक नई भाषा में, भारत का संविधान हम सब लोगों को, पूरे भारतवासियों को प्रदान किया है और ये भाषा का नाम है संथाली भाषा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक तो ये भाषा कौन सी है, संथाली भाषा कहां बोली जाती है, और दूसरी चीज भारत के संविधान में कौन कौन सी भाषा का उल्लेख है, भारत का संविधान कौन कौन सी भाषाओं में लिखा गया है और क्यों ये जरूरी हो जाता है कि भारत की हर एक भाषा में भारत का संविधान मुहैया कराना। आज इसी एनालिसिस को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि भारत का संविधान संथाली भाषा में, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द संथाली लैंग्वेज। साथ ही साथ वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द 8th शेड्यूल एज वेल एज द क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। लेट्स स्टार्ट विद दिस एनालिसिस। सबसे पहले न्यूज में क्यों है, चर्चा में क्या रहा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिलीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द संथाली लैंग्वेज रिटन इन ओल्ड चिक्की स्क्रिप्ट। जैसे हिंदी की अगर अपन बात करें तो देवनागरी स्क्रिप्ट आपको देखने को मिलती है, इसी तरीके से ओल्ड चिकी लिपि, ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट, ये कौन सी भाषा की स्क्रिप्ट है, या मैं कहूं संथाली भाषा कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो याद रखिएगा ओल्ड चिकी लिपि में भारत के संविधान का विमोचन किया। ये लोकतांत्रिक भागीदारी को गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्यों ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र भागीदारी को बढ़ाएगा, ये चीज समझिए कि संथाली भाषा, संथाली जो भाषा है ये ट्राइब, विशेष ट्राइब के द्वारा बोली जाती है। अगर उसी भाषा में संविधान मुहैया हमने उन लोगों को कराया या पूरे भारत को कराया, तो वो भाषा बोलने वाले लोगों को लिए अब संविधान पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। और अगर संविधान पढ़ना आसान हो गया, संविधान समझना आसान हो गया, तो लोकतंत्र के बारे में, भारत के लोकतंत्र में कैसे उनकी भागीदारी है, ये सारी चीजें उनको जानना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में भागीदारी इस चीजों से बढ़ जाएगी। बात कर लेते हैं संथाली भाषा के बारे में। अगर देखा जाए कि कितने लोग इस भाषा को बोलते हैं, तो करीब 7 मिलियन लोग इस भाषा को बोलते हैं, जो प्रमुख रूप से झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और असम में आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो संथाली भाषा है ये मुंडा, कौन सा मुंडा जो भाषा है उसका ही एक सदस्य के रूप में आप इस भाषा को देख सकते हो। स्क्रिप्ट के बारे में हमने बात कर लिया। स्क्रिप्ट है इसकी ओल्ड चिकी लैंग्वेज, डेवलप्ड बाय द पंडित रघुनाथ मुर्मू इन 1925। ये नाम याद रखिएगा, पंडित रघुनाथ मुर्मू। इन्होंने ये स्क्रिप्ट, ये लिपि को 1925 में इन्होंने डेवलप किया था। और इसी लिपि में कौन सी भाषा आपको देखने को मिलेगी, संथाली भाषा आपको देखने को मिलती है। अब देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक स्थिति क्या है। सबसे पहले 92वां संविधान संशोधन आपको पता होना चाहिए, 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 2003 में हुआ था। संथाली was included in the 8th schedule by this amendment। तो भारत के संविधान में 92वां 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 2003 में। और इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत कि जो संथाली भाषा है, संथाली भाषा को भारत के 8th शेड्यूल में 8वीं अनुसूची में इसको दर्जा मिला। इस समय 4 भाषाओं को रखा गया था। BDMS से आप याद रख सकते हो, B से बोडो लैंग्वेज, D से डोगरी लैंग्वेज जो कश्मीर में आपको देखने को मिलेगी, मैथिली लैंग्वेज, और लास्ट में आपको देखने को मिलेगी संथाली। तो याद रखना 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 4 लैंग्वेज को जोड़ा गया था। कहां पे, 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसको कैसे याद रखा जा सकता है, BDMS के तौर पर उसे याद रखा जा सकता है। मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं तो BDMS आसानी से आपको समझ में भी आ गया होगा। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 17 देखें, यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस लिखी गई है। भाग 17 में क्या लिखा गया है, राजभाषाओं के बारे में बताया गया है। उसमें आप देखोगे आर्टिकल नंबर 343 से लेके 351 में 4 चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट चैप्टर ये डील करता है लैंग्वेज ऑफ द यूनियन के बारे में, कि संघ की क्या भाषा होगी। लैंग्वेज चैप्टर नंबर 2 डील करता है रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में, क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में। चैप्टर नंबर 3 लैंग्वेज ऑफ द जुडिशियरी, की हमारी जो न्यायपालिका
क्या है, उसकी क्या भाषा होगी। और चैप्टर नंबर 4 डील करता है स्पेशल डायरेक्टिव्स के बारे में। तो याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 343 से लेकर 351 आपको चैप्टर नंबर 17 में देखने को मिलेगा, या मैं कहूं पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा, विच मेनली डील्स विद द लैंग्वेज, और मैं कहूं ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया के बारे में जो डील करता है वो पार्ट 17 है। चैप्टर 1 में लिखा हुआ है यूनियन लैंग्वेज, संघ की भाषा। अभी हमने देखा कि जो 4 चैप्टर हमने उसमें पहले ही चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, यूनियन लैंग्वेज, संघ की भाषा के बारे में। आर्टिकल 343 क्या कहता है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी है, और लिपि क्या है, देवनागरी होगी। ये क्या लिखा हुआ है आपके अनुच्छेद 343 में 343 अनुच्छेद में लिखा गया है। इंग्लिश को कितने सालों के लिए, 15 सालों के लिए जोड़ा गया था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड इंग्लिश फॉर द ऑफिशियल यूज फॉर 15 ईयर्स टिल 1965। लेकिन क्या हुआ, ये आगे भी आज भी आप देखोगे कि इंडिया में जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे ट्रीट किया जाता है। लेकिन आर्टिकल 343 क्या कह रहा है कि हिंदी और कौन से स्क्रिप्ट में, देवनागरी स्क्रिप्ट में क्या होगी, राजभाषा होगी, राष्ट्रभाषा ये नहीं है, पूरे देश की भाषा नहीं है, केवल क्या है, राजभाषा के तौर पे हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। आर्टिकल 344 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट अ कमीशन एंड अ कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो अल्टीमेट पावर किसे दी गई है, प्रेसिडेंट को दी गई है। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, क्या प्रेसिडेंट कुछ कर सकता नहीं, प्रेसिडेंट ये कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है किसको, एक कमीशन को या एंड कमिटी को, किसके लिए, ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज में जब भी बात आएगी तो प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं या साहिबा क्या कर सकती हैं, एक कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट कर सकती हैं या एक कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट वो कर सकती हैं या कर सकता है। ठीक है। चैप्टर 2 जहां पे लिखी गई है प्रादेशिक भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में बात करी जाती है, उसमें आर्टिकल 345 इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेट लेजिस्लेचर कैन अडॉप्ट any one or more language in use in the state और in हिंदी। राज्य विधानमंडल राज्य में प्रयुक्त किसी भी भाषा को अपना सकते हैं या हिंदी को अपना सकते हैं। तो बहुत सारे राज्यों ने एक से ज्यादा भाषा भी अपनाई हुई हैं जो प्रादेशिक भाषाओं के रूप में काम में ली जाती हैं आर्टिकल 345 के तहत। आर्टिकल 346 ये कहता है लिंक लैंग्वेजेस फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन यूनियन स्टेट और स्टेट। ये जो लिंक लैंग्वेज की बात की जाती है, जब स्टेट यूनियन के साथ क्या करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, साथ ही साथ स्टेट किसी दूसरे स्टेट के साथ जब कम्युनिकेशन करेगा तो इन भाषाओं को क्या कहा जाता है, लिंक लैंग्वेज कहा जाता है। तो याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 345 क्या कह रहा है, स्टेट को ये कह रहा है कि आप किसी भी भाषा को जो आपके राज्य में बोली जाती है या तो उसे या हिंदी को या दोनों को आप किस तौर पे यूज कर सकते हो, अपनी भाषा के तौर पे यूज कर सकते हो। लिंक लैंग्वेज का प्रोविजन 346 में आपको देखने को मिलता है। चैप्टर 3 की अगर अपन बात करें तो न्यायपालिका की भाषा, उसमें आर्टिकल नंबर 348 आप देखोगे तो लिखा हुआ है ऑल प्रोसीडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश। तो साफ साफ लिखा गया 348 में कि कौन सी भाषा का प्रयोग होगा। अगर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो उसमें अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया जाएगा। जब तक संसद अन्यथा प्रावधान ना करें, न्यायालयों की सभी कार्यवाही अंग्रेजी में होगी। ये संविधान के अनुच्छेद 348 आर्टिकल 348 में लिखा गया है। नोट, गवर्नर विद प्रेसिडेंट कंसेंट कैन ऑथराइज हिंदी और लोकल लैंग्वेज फॉर हाई कोर्ट प्रोसीडिंग एक्सेप्ट जजमेंट। तो जजमेंट तो इंग्लिश में निकलेगा, लेकिन प्रोसीडिंग के लिए लोकल भाषा का प्रयोग करना या हिंदी भाषा का प्रयोग करना ये कौन बताएगा, गवर्नर साहब बताएंगे। लेकिन उन्हें कंसेंट लेना पड़ेगा, और वो कंसेंट किससे लेना पड़ेगा, गवर्नर विद प्रेसिडेंट कंसेंट। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति साहब का क्या लेना पड़ेगा, साहिबा का कंसेंट लेना पड़ेगा पहले गवर्नर साहब को, राज्यपाल साहब को, कि साहब हम हमारे हाई कोर्ट में चाहते हैं कि हिंदी भाषा में या हमारी जो लोकल भाषा है, जो रीजनल लैंग्वेज है, उसमें हमारी क्या हो, प्रोसीडिंग हो। स्टेटमेंट तो अब भी किस में निकलेगा, इंग्लिश में ही निकलेगा। और आखिरी की अगर अपन बात करें जो पार्ट 17 का चैप्टर 4 है, ये बात करता है डायरेक्टिव्स की, विशेष निर्देशों की। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं बहुत सारी। आर्टिकल 350 की अगर अपन बात करें, फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। तो जो आंगनवाड़ी केंद्र है उसमें आप समझ जाइएगा कौन सी भाषा में शिक्षा होगी। ठीक है। आर्टिकल 350 बी क्या कहता है, 350 बी कहता है स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज
अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो स्पेशल ऑफिसर होते हैं जो किसके लिए हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए, और इन्हें अपॉइंट कौन करता है, डायरेक्टली प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करता है। और आर्टिकल 351 क्या कहता है, ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट एंड स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा का विकास और प्रसार होना चाहिए। और ये ड्यूटी है किसकी, यूनियन की, संघ की, केंद्र सरकार की ड्यूटी है कि क्या किया जाए, हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार किया जाएगा। ये संविधान में लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 17 में ये लिखा गया है। तो उम्मीद करता हूं कि पार्ट 17 से अब आप क्लियर हो चुके होंगे। अगर 8th शेड्यूल की बात की जाए, 8वीं सूची की बात की जाए, तो 8वीं सूची में बहुत सारी भाषाएं लिखी गई हैं। लिस्ट 22 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो भारत की कितनी भाषाएं हैं ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर अपन बात करें तो वी हैव 22 लैंग्वेजेस। क्या हमेशा से 22 भाषाएं थी? नहीं, हमेशा से 22 भाषा नहीं थी। अभी हमने देखा 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बीडीएमएस मतलब 4 भाषाओं को तो तब जोड़ा गया था। ओरिजिनली अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखो तो वी वर हमारे पास ऑफिशियली केवल 14 लैंग्वेजेस थी। नाउ वी हैव 22 लैंग्वेजेस। नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंक्लूजन। कोई क्राइटेरिया नहीं कि इतने लोग बोलने चाहिए, इतने इसी स्क्रिप्ट की होनी चाहिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया स्पेसिफाई नहीं किया गया है कहां पे, कॉन्स्टिट्यूशन में। यूपीएससी जैसी परीक्षा में उम्मीदवार इन भाषा का उपयोग करके अपना पेपर, अपना एग्जाम दे सकते हैं। ये बात आपको पता होगा कि आपसे पूछा जाता है कौन सी भाषा में, तो उस भाषा में आप इनका यूज कर सकते हो। तो ये लिस्ट है जो 8th शेड्यूल में हमारा जो 8वीं अनुसूची है भारत के संविधान की, उसमें जो जो भाषाएं हैं उनके बारे में यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। तो हमारे पास टोटल कितनी भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, वी हैव 22 लैंग्वेजेस। अब संशोधन की अगर बात की जाए तो 21st अमेंडमेंट हुआ था जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कब हुआ था, 1967 में। देन वी हैव 1992 में 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। याद रखिएगा, कई बार यूपीएससी ने सवाल पूछा है 1992 के 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। आफ्टर दैट 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 2003 में, बीडीएमएस को जोड़ा गया, इसी में संथाली भाषा को जोड़ा गया था। और 2011 में 96 अमेंडमेंट में उड़िया को क्या बनाया, उड़िया जो भाषा है जिसको ओरिया लिखा गया था उसको ओडिया बनाया गया। ये बात ध्यान रखना, 2011 में ये हुआ। अच्छा, ये तो बात हुई ऑफिशियल लैंग्वेजेस के स्टेटस के बारे में। अब भारत में कुछ क्लासिकल लैंग्वेज भी आपको देखने को मिलेंगी, शास्त्रीय भाषाएं भी आपको देखने को मिलती हैं। अक्टूबर 2024 की अगर अपन बात करें तो 5 नई क्लासिकल लैंग्वेजेस को ऐड किया गया। ओरिजिनल हमारे पास 6 टोटल शास्त्रीय भाषाएं थी जिसमें आपको तमिल देखने को मिलेगी, संस्कृत देखने को मिलेगी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया। ये भाषाएं थी कि कौन से ओरिजिनली 6 हमारे पास जो क्लासिकल लैंग्वेज थी वो आपको देखने को मिलेगी। अब 2024 में 5 और भाषाओं को इसमें जोड़ा गया। उसमें आपको मराठी देखने को मिलेगी, पाली भाषा देखने को मिलेगी, प्राकृत भाषा। अब याद रखिएगा, पाली और प्राकृत आप एंशिएंट हिस्ट्री में कई बार इनका जिक्र पढ़ते हो। जब भी आप बुद्धिज्म के बारे में पढ़ोगे, जैनिज्म के बारे में पढ़ोगे, हिंदुइज्म के बारे में पढ़ोगे तो वहां पे पाली और प्राकृत भाषाओं का नाम बार बार आता है। तो याद रखिएगा, पाली और प्राकृत आर द क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा असमिया जो असम वाले इलाके में है, और ये असमिया भाषा का आज के दिनों में काफी न्यूज में है। असमिया भाषा क्यों न्यूज में है, क्योंकि अभी आपको पता होगा कार्बी एंगलोंग वाला जो इलाका है वहां पे विरोध हो रहे हैं, और उसमें विरोध में बात जब होती है तो वहां पे ऑटोनोमस स्टेट की बात होती है, और उस ऑटोनोमस स्टेट के पीछे एक बड़ा कारण भाषाई कारण भी है। और वो भाषाई कारण आप पढ़ोगे उसमें, जब आप कार्बी एंगलोंग का विवाद पढ़ोगे उसमें एक चीज आएगी, असमिया जो भाषा अधिनियम वो जब पारित हुआ था उसके बाद जो कार्बी जनजाति है काफी उसने विरोध किया था, क्योंकि कार्बी भाषा की जो कार्बी भाषा जो है कार्बी जनजाति द्वारा बोली जाती है, और वो लोग असमिया का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। याद रखिएगा, असमी जो भाषा है वो भी हमारी शास्त्रीय भाषा है, क्लासिकल लैंग्वेज है। और उसके अलावा बंगाली। तो एट प्रेजेंट वी हैव 6+5 दैट इज 11 क्या है हमारे पास, क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। याद रखना, इसमें हिंदी आपको देखने को नहीं मिलती है। वी हैव संस्कृत एज आर क्लासिकल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट ऑफ 1963। आपको याद करो, मैंने अभी आपको बताया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि इंग्लिश को केवल 15 साल के लिए ऑफिशियल यूज में काम में लिया जाएगा, लेकिन 1965 से पहले 1963 में एक एक्ट आता है जिसका नाम है ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट ऑफ 1963। क्या है ये, द कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 343 अलाउड इंग्लिश फॉर 15 years till 1965। हाउएवर
प्रोटेस्ट फ्रॉम नॉन हिंदी स्टेट लेड टू दिस एक्ट। तो जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं उन्होंने काफी विरोध किया कि इस तरह से तो क्या होगा, केवल हिंदी हो जाएगी, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है वो समाप्त हो जाएगी, और क्या करना चाहिए कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू हमें करना चाहिए। गैर हिंदी भाषी राज्यों के विरोध के कारण यह अधिनियम पारित किया गया। क्या है अधिनियम में, उसको समझते हैं। Provided for the continued use of English in addition to Hindi for all official purpose of the Union even after 1965। तो अब 1963 का जो एक्ट है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, उसके सेक्शन 3 में क्या लिखा गया है कि भारत जो संघ है, संघ का जो भी काम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो सकता है। इससे पहले क्या बात थी कि 1965 तक ही आप इंग्लिश को यूज कर सकते हो। अब इसका महत्व क्या रहा, लीगल लिटरेसी, अंडरस्टैंडिंग राइट्स इन वंस ओन लैंग्वेज एम्पावर्स द मार्जिनलाइज। तो जो बात की रही है कि अभी संथाली भाषा में जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन निकाला है तो इससे क्या होगा कि जो लोग हैं वो अपने अधिकारों को अपनी भाषा में क्या कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे। फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग द ट्राइबल कम्युनिटी, आदिवासी समुदाय में अपनत्व की भावना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग आता है कि यस वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया। और अब तो हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो केवल ये नहीं कह रहा कि हमारी भाषा 8वीं अनुसूची में, अब तो हम उस पूरे संविधान को ही हमारी भाषा में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ब्रेक्स द लिंग्विस्टिक हेजेमनी एंड डेमोक्रेटाइज गवर्नेंस। तो ये बहुत अच्छी चीज है। जब भी आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी के अलग अलग एस्पेक्ट हो सकते हैं, एंड दिस इज एस्पेक्ट ऑफ हाउ वी कैन डेमोक्रेटाइज गवर्नेंस। तो बहुत अच्छा, जीएस पेपर 2 में जब हम पॉलिटी और गवर्नेंस की बात करते हैं तो इस चीज को भी आपको बताना चाहिए कि कैसे, हाउ बाय प्रमोटिंग tribal language we are democratizing governance। तो we can take the example of this case study कि how by promoting a language, by giving a constitution in that language we are democratizing the governance। अगर अपन बात कर ले पार्लियामेंट्री कमेटी जो इन चीजों को प्रमोट करती है, पार्लियामेंट्री समिति के बारे में अगर अपन बात करें तो टोटल कितने मेंबर हैं भाषाई पार्लियामेंट्री समिति में, 30 आपको देखने को मिलेंगे, जो 20 लोकसभा में और 10 से राज्यसभा में हैं। इनका काम क्या होता है, टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ हिंदी यूजेस इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन। याद कीजिए पार्ट 17 में लिखा गया कि संघ क्या करेगा, संघ ये चेक करेगा, ये संघ की ड्यूटी है कि हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसमें 30 मेंबर है, 20 लोकसभा से 10 राज्यसभा से। इनका फंक्शन क्या है, ये रिव्यू करते हैं प्रोग्रेस ऑफ हिंदी यूजेस। ठीक है, चेयरमैन कौन होता है, यूजुअली द होम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। जनरली कौन, होम मिनिस्टर साहब इसको चेयरमैन इसके होते हैं। तो ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो प्रोविजन थे, जो इस करंट न्यूज से रिलेटेड थे, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अच्छा, यहां से किस तरीके का सवाल बन सकता है उसको भी एक बार देख लेते हैं। और यहां से सवाल बना भी है, प्री में सवाल यहां से बना है, तो याद रखिएगा ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। Which of the following amendments added 4 language including Santhali to the 8th schedule? तो याद रखना BDMS पूछ रहा है आपसे कि BDMS जो है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जोड़ा गया है। ऑप्शन आपके सामने 91, 92, 96 और 71। बहुत ही आसान सा सवाल है, उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। जी हाँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी मतलब 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, जहां पे बीडीएमएस को 8 शेड्यूल में जोड़ा गया था। 21st की अगर अपन बात करें तो उसमें सिंधी को जोड़ा गया। 71, 92 की अगर अपन बात करें तो उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। और 96 को ओडिया टू उड़िया किया गया। तो ये चीज थी जो मुझे आपको बता रही थी। और इस तरीके से प्रारंभिक परीक्षा में, प्रीलिम्स में कई बार सवाल बन सकते हैं। और मेंस में तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी, और इसी से बहुत सारे इससे ब्रांचेस निकलती है इस टॉपिक से। लिंग्विस्टिक जो टॉपिक है, इससे भारत की इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल पॉलिटिक्स पे किस तरीके से इंपैक्ट पड़ता है। उम्मीद करता हूं कि वो वाला एस्पेक्ट आपका क्लियर होगा। अगर नहीं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, हम लोग किसी सेशन में उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई होप